आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। जी मैम, सो हो रहा है। ओके, सो आज की क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। शुद्ध हिंदी में बात करें तो रेस्पिरेशन को हम श्वसन बोलते हैं, यानी एक तरीके से कहें तो सांस लेना, जहाँ पे हम एक्सटर्नल एयर को बॉडी के अंदर एंट्री देते हैं और बॉडी के अंदर के गैसेस को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, इन्वायरमेंट को देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन होता है, साफ होता है। मेडिकल के लैंग्वेज में इस प्रोसेस को होम्योस्टैटिस कहा जाता है। जब आपके बॉडी को एनर्जी की नीड होती है और कुछ ऐसा प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं या फिर आप, हम सभी सांस ले रहे हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन गैस को बॉडी के अंदर एंटर करा रहे हैं और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं। इसको हम श्वसन नहीं कहेंगे, इसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे, इसको हम ब्रीथिंग कहेंगे, सांस लेना कहेंगे। रेस्पिरेशन हम तब कहेंगे जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया और अब वो आपके लंग्स के अंदर जाएगा और फिल्टर होगा, यानी सेल्स के थ्रू, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्चुअली उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। हम जो कर रहे हैं वो ब्रीथिंग है। सो जैसा कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्लियरली बताया गया है। जस्ट वेट, किसी ने एंट्री की है। एक सेकेंड। सो जैसा कि रेस्पिरेशन आपके सेल्स कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्रीथिंग हम कर रहे हैं। हमारे और इन्वायरमेंट के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है ब्रीथिंग। और जो हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद सेल्स के साथ चल रहा है वो आपका हो गया रेस्पिरेशन। किसी ने एंट्री की है? ओके। सो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रेस्पिरेशन में सेकंड पॉइंट जो है, मोस्ट ऑफ दीज एनर्जी इज डेराइव फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस which can only take place in the presence of oxygens। ज़्यादातर एनर्जी आपको इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है, इसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिलता है, जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में होती है। बिकॉज हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम ऑक्सीजन पे डिपेंड हैं। हम ऑक्सीजन पे इसीलिए डिपेंड हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और हमें एनर्जी इसीलिए चाहिए कि हमारा बॉडी काम कर सके। ठीक है, जिसके लिए हम ब्रीथिंग करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। नाउ आपकी बॉडी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर रिलीज कर देती है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से क्या हो गया, आपकी बॉडी का वेस्ट हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब आप कह सकते हैं खराब प्रोडक्ट, जो आपके बॉडी के लिए वेस्टलेस है, यूजलेस है। ठीक है। नाउ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इन आउट करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस दौरान जो आपकी बॉडी से बाहर चीज निकलती है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। Now, the respiratory system provides the route by which the supply of oxygen present in the atmospheric air gain entry to the body, and it provides the route of excretion of carbon dioxide।
तो अब जो चैप्टर का हमारा टाइटल है रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है आपके बॉडी के अंदर जिसका काम है ये देखना कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर जाए, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाए, जिससे बॉडी उसको यूटिलाइज करे एनर्जी के फॉर्म में। इसी डिपार्टमेंट को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? Now, the primary organ of the respiratory system are lungs, which carry out the exchange of gases as we breathe. कहा जाता है ये जो डिपार्टमेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ये जाना कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो गैस से रिलेटेड काम को देखता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ जाए और बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। लेकिन इस डिपार्टमेंट को चलाने वाला जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो इसका डायरेक्टर है, जो इस कंपनी को चला रहा है, वो है लंग्स। लंग्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं फेफड़ा, जो आपके शरीर में और मेरे शरीर में दो है, वन पेयर, एक जोड़ी। ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बिना इसके ये कंपनी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वही बंदा है जो बाहर से आने वाले गैसेस को, कि जरूरी नहीं है कि बाहर से खाली ऑक्सीजन ही आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ अनदर गैसेस भी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कुछ डस्ट भी एंटर करते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी एंटर करते हैं। इसका काम क्या है? उन सबको फिल्टर आउट करके प्रॉपर तरीके से खाली ऑक्सीजन को सेल्स तक, टिश्यूज तक पहुंचाना। दैट्स वाई हम कहते हैं कि लंग्स का मेन एक ही काम होता है कि वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है ब्रीथिंग के दौरान। समझ में आ गया इतना? ना, अब हम जिस डिपार्टमेंट के बारे में आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, उसका काम क्या क्या है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने एक काम शुरू से आपको बार बार बताया कि हाँ, ये सांस लेने में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जहाँ ऑक्सीजन को वो बाहर से अंदर एंटर कराता है और अंदर से बाहर। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का? नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन नो डाउट जो मैंने कहा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मीन्स इनहेल और एक्सहेल। एक सेकेंड, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बट अगर मैं देखूं, इसके अलावा भी आप जब बात करते हैं या आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है, वो स्मेल अच्छी हो सकती है, वो खराब हो सकती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके अलावा आपके एयर को फिल्टर आउट करने का काम, आपका एयर जो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। मॉइस्चराइजेशन और ह्यूमिडिटी लेवल के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और यस, आपके सेल्स तक ऑक्सीजन की डिलीवरी करना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही रोल है। ना, इतना ही नहीं, इस डिपार्टमेंट का काम आपके बॉडी से वेस्ट गैसेस को निकालना है, जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। इसके अलावा जो हार्मफुल सब्सटेंस है, डस्ट है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, उनको भी बॉडी के बाहर निकालना है और आपके बॉडी के ब्लड के पीएच को भी बैलेंस करना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर बात की। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। फिजियोलॉजी क्या कहता है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन गैस का, वो बाहर से, बाहरी वातावरण से, आउटर इन्वायरमेंट से इनर तक होता है। इनर में वो सेल्स और टिश्यूज तक जाते हैं, जो उनका टारगेट पॉइंट होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेकर बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को वहाँ पे दे दिया जाता है। So respiration is done by this process of breathe in and breathe out of the gases.
तो इसके चक्कर में, या कह सकते हैं इसी के बेसिस पे, आधार पर, जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। यानी आप 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन करते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक रेस्पिरेशन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी यहाँ पे क्या होता है बेटा, गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है, जो प्रोसेस काम करता है, वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ होता है। सेम मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिफ्यूजन प्रिंसिपल, जो कि आपको लंग्स के अंदर उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई होता है, जिसका मेन काम आपके गैस को फिल्टर करना होता है, उसके और ब्लड के बीच में होता है, और वो डिफ्यूजन करके ही आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं। नाउ सेकेंड टाइप्स की पे अगर हम बात करें तो वो है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे आपकी बॉडी में नो डाउट ये सेम प्रिंसिपल चल रहा है डिफ्यूजन, लेकिन जगह अलग है। यहाँ पे एल्वेलाई नहीं है, यहाँ पे ब्लड है, और ब्लड से आपकी सेल्स तक क्या हो रहा है, गैसेस पहुंच रही हैं कैपिलरीज की हेल्प से। सो ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। नाउ अब हम एंटर करते हैं चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, या आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया उसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन करता है, तो आपका आंसर है एल्वेलाई। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बताइए, तो इट मीन्स कि आपको सब कुछ बताना है। आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन से लेके, उसके फंक्शन से लेके, और उसके सारे सिस्टम में काम करने वाले लोगों के बारे में बात करनी है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, जैसे राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन लैरिंग्स, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन एल्वेलाई, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन लंग्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 लोगों से चलता है, एक स्पेशल फिल्टर ऑर्गन जो लंग्स होता है, और एक रास्ता जहां से आपका एयर बॉडी के अंदर एंटर करते हुए उस लंग्स तक पहुंचता है, जिसको आप रास्ता कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में हम रास्तों को ट्रैक कहते हैं। सो सबसे पहला जो रास्ता है जहां से आपके बॉडी में एयर एंटर करता है, वो है आपका नाक, नोज। नोज के बाद सेकंड नंबर पे आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको आप कहते हैं वायुनाल, और विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद आता है आपका लंग्स के अंदर का पार्ट, यानी क्योंकि अब ये विंड पाइप से आप लंग्स की तरफ जाते हैं, आपका विंड पाइप दोनों लंग्स में जाके खुलता है। सो अब जो स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सब लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूट्स जैसी दिखती हैं, जड़ जैसी दिखती हैं, जिसके खुद के ब्रांचेस और सब ब्रांचेस होते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स आपके लंग्स के अंदर होते हैं, जिनको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल कहते हैं, और जो लास्ट में जाकर एल्वेलाई, जो कि एक छोटा सा अंगूर जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बहुत पावरफुल बंदा होता है, इसीलिए हम उसको फंक्शनल पार्ट कहते हैं हमारे लंग्स का। मेनली इसी का काम होता है एयर को फिल्टर करना और गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करना। इसको हम कहते हैं एल्वेलाई। सी द स्ट्रक्चर। सबसे पहले नाक से होते हुए आपके एयर अंदर एंटर करेंगे, और आपके एयर जहां एंटर करेगा वो है फेरिंग्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ 3 कलर मेंशन है, एक लाइट ग्रीन, एक येलो, एक स्काई, वो भी लाइट। ये तीनों में नाम लिखा हुआ है, नासोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और हाइपोफैरिंग्स। एक्चुअली ये पूरा एरिया ही फैरिंग्स का है।
फैरिंग्स जिसके पास 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा आपके नाक के पास जाकर खुलता है, एक हिस्सा आपके माउथ के पास जाकर कनेक्ट होता है। तो जो हिस्सा माउथ से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं ओरोफैरिंग्स, जो हिस्सा नाक से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं नासोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स के नीचे वाला हिस्सा होता है हाइपोफैरिंग्स। सो ये यहाँ से आपका एयर होते हुए नीचे पहुंचता है जहां पे होता है लैरिंग्स, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं टेटुआ, जो लड़कों में लड़कियों के कंपैरिजन ज़्यादा डेवलप होता है। आप अपने बॉडी में देखेंगे तो आपको गले में ये थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देता है, लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। और इसी को कहते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि आवाज़ इसी से ही पैदा होती है। यहीं पे आपका वोकल कॉर्ड होता है, एक ट्रू वोकल कॉर्ड और एक फॉल्स वोकल कॉर्ड। ना उसके बाद आपका आता है ट्राकिया, विंड पाइप, जो कि नीचे चलकर आपके लंग से कनेक्ट हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? इसी जगह पे आपको एक और नाम नजर आ रहा होगा, एपिग्लॉटिड्स। कहते हैं कि जो एपिग्लॉटिड्स होता है ये दोनों पाइपों का ढक्कन होता है। कहा जाता है कि आपके माउथ के पीछे 2 पाइपें होती हैं, पतली पतली सी ये पाइपें जो होती हैं, एक पाइप जो होती है आपके माउथ से और एक पाइप आपके एयर वाले डिपार्टमेंट यानी लंग से कनेक्टेड होती हैं, आपके विंड पाइप ट्रैकिया से कनेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं किया करते, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड वाला पाइप का जो ऊपर का ढक्कन होता है एपिग्लॉटिड्स, वो खुला रहता है और उसके माउथ वाले रीजन को ग्लॉटिड्स कहते हैं। और जब हम बात करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हमारा फूड वाला ढक्कन बंद रहता है और एयर वाला ढक्कन एपिग्लॉटिड्स उसका खुला रहता है। इसीलिए खाना खाते वक्त अगर हम बात करते हैं और गलती से एक थोड़े से वाइब्रेशन और झटके की वजह से एयर पाइप खुल जाता है तो फूड पार्टिकल्स थोड़ा वहाँ चला जाता है और आपको सफोकेशन होने लगती है, आपको छींक आने लगती है और आंखों से नाक से पानी आने लगता है, फूड पार्टिकल्स आने लगता है। सो ये आपका बायोलॉजिकल रीज़न होता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते, क्योंकि एपिग्लॉटिड्स जो ढक्कन है वो खुल जाती है एयर पाइप की। समझ में आ गया? यस। नाउ मूव करते हैं सारे पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नोज एंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी हमेशा याद रखिए, कभी भी कैविटी वर्ड आए ना तुरंत समझ जाना होता है स्पेस। हमारे माउथ में भी कैविटी है, ठीक है? कैविटी मतलब ही होता है स्पेस, तो नाक के अंदर के स्पेस को हम नजल कैविटी कहते हैं, जो कि एक पहली जगह होती है, लार्ज इरेगुलर कैविटी होती है जहाँ पे 2 पैसेजेस होते हैं, बीच में नाक के बीच में एक छोटी सी दीवार होती है जिसको सेप्टम कहते हैं, ठीक है? पोस्टीरियरली अगर देखा जाए, पोस्टीरियरली मतलब पीछे, एंटीरियरली मतलब आगे। सो पोस्टीरियरली बोनी पार्ट होता है और आगे की तरफ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 बोन्स भी नजर आती है, एक बोन का नाम होता है एथेमॉइड बोन और एक का नाम होता है वोमर। एंटीरियरली जो होता है वो कार्टिलेज, आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिल जाता है आपके नाक में। यहाँ पे साइनस भी होता है, बहुत लोगों को साइनस की इशू भी होती है। इस साइनस का नाम होता है पैरानेजल साइनस, जहाँ पे आपकी जो एयर होती है एंटर करके हीट होती है, गर्म होती है, इसीलिए नाक से गर्म हवा बाहर आती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग टू नॉस्ट्रिल और टू द फैरिंग्स, मतलब आपका नाक का जो 2 साइड का छेद होता है एंटर में, उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। इसी जगह पे आपको एक ऐसा रिसेप्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसी का काम होता है चीज़ों को पता करना, सेंसेशन, स्मेल से रिलेटेड, कि जो आपके नाक के अंदर स्मेल आ रही है वो स्मेल क्या है, वो अच्छी स्मेल है, वो परफ्यूम की स्मेल है, या वो किसी गंदी चीज़ की स्मेल है, या किसी अच्छी चीज़ की स्मेल है। नजल कैविटी हैज़ अ रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। अगर आप नाक के अंदर की कैविटी में जाएं तो नाक की कैविटी के ऊपर एक छत भी होता है, रूफ, नीचे की फ्लोर भी होती है, साइड में वॉल भी होती है और बीच में भी वॉल होती है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लैरिंग्स।
लैरिंग्स जो आपका एक तरीके से जो आपका थ्रॉट होता है, थ्रॉट का ही एक पार्ट होता है पीछे की तरफ आपके मुंह के, नेजल कैविटी के भी पीछे, और ये जस्ट होता है आपकी ओइसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है उसके ऊपर। तो एक ऐसा रास्ता होता है जो बीच में पड़ता है, कॉमन हम इसे एक रास्ता कहते हैं, जहाँ से एयर भी पास होता है और फूड भी पास होता है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अभी मैंने आपको बताया भी था, एक नाक से कनेक्ट है, एक माउथ से कनेक्ट है, एक लैरिंग से कनेक्ट है, एक नाजोफारिंग्स है, एक ओरोफारिंग्स है और एक लैरिंगोफारिंग्स है। नाजोफारिंग्स जो होता है वो नाक से कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो पाचन तंत्र से कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसका काम एयर को लेकर जाना है आपके बॉडी के लंग्स को देने के लिए। ओरोफेरिंग्स का काम क्या है? ओरोफेरिंग्स का काम है आपकी फूड पाइप से रिलेटेड, आपके भोजन को आपके फूड पाइप तक लेके जाना। और लैरिंगोफेरिंग्स का काम क्या है? लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है वो बिलो, यानी आपके फूड ओरोफेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है और आपके फूड पाइप से जुड़ा होता है, तो इसका काम वॉइस जनरेट करने में हेल्प करना है। इट प्रिवेंट स्वालो मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसका काम है कि कोई खाना अगर हम चबा रहे हैं और चबा के निगल रहे हैं, स्वालो कर रहे हैं, पीछे जा रहा है वो खाना, तो उस खाने को फूड पाइप तक लेके जाना, उस डायरेक्शन में भेजना, ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ भेजना, नहीं तो हमें सफोकेशन होने लगती है। ये जो लैरिंग्स होता है बेटा, ये लैरिंग्स खुद भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जहाँ पे कार्टिलेजेस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्टिलेज का नाम है थायराइड कार्टिलेज, एक का नाम है क्रिकॉइड कार्टिलेज, एक का नाम है एरिटिनॉइड कार्टिलेज और एक का नाम है एपिग्लॉटिड। इन सारे कार्टिलेज से मिलकर आपका लैरिंग्स बना होता है। और ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये आपका कुछ एप्पल जैसा देखने को मिलता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर लैरिंग्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स की हाउ लैरिंग्स लुक लाइक, कैसा दिखता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स के हर एक कार्टिलेज को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। Connective tissue and involuntary muscles join the cartilage and form the posterior wall where they are incomplete and is in contact with the esophagus. यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू, इनवॉलेंट्री मसल्स भी देखने को मिलेंगी जो कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं और ये बनाती हैं पीछे का वॉल, जहाँ पे एक तरीके से इसोफेगस जो फूड पाइप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज विंड पाइप, ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, ये भी लैरिंग से आके अटैच्ड होती है, मतलब नीचे जाती है, लंग से अटैच्ड होती है। और ये नीचे आपका पीछे से अगर देखें तो वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक जाती है, जहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है आगे चलकर। राइट साइड के लंग्स में एक चली जाती है एक हिस्सा इसका, और एक हिस्सा लेफ्ट साइड के लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाते ही इसका नाम ट्रैकिया से हो जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, वन ब्रोंकाई और ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ट्रैकिया में रिंग जैसा इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है जो कि 60 से 20 सी शेप का होता है और ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल ये सारे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं जो लंग्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स में। अगर आपको याद है तो आपने अभी ये ऊपर डायग्राम देखा था लंग्स का, ये डायग्राम, और इस डायग्राम के अंदर दोनों रेड कलर के लंग्स के अंदर आपको जो रूट्स जैसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो ब्रोंकाई और ब्रोंकस है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है। आप देखिए ऊपर आपका लैरिंग्स है जहाँ पे थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज लिखा हुआ है, वो लैरिंग्स एरिया है। जस्ट उसके नीचे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ट्रैकिया, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, और ट्रैकिया ही नीचे जाके दो हिस्सों में बट के दोनों लंग्स में एंटर कर रहा है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और अंदर जब रूट स्टार्ट हो रही है तो उसको ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंकस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो बनती है। जो राइट ब्रोंकाई होती है वो थोड़ी सी कम वाइडर होती है लेफ्ट के कंपैरिजन, लेकिन तीन हिस्सों में बटी हुई होती है और राइट लंग्स में एंटर कर जाती है।
वही जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है वो थोड़ी पतली होती है और वो दो हिस्सों में बंटकर लेफ्ट लंग्स में एंटर कर जाती है। ब्रोंकाई जो होती है वो सेम टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है जिस टिश्यू का ऊपर ट्रैकिया बना हुआ था, कनेक्टिव टिश्यू का। और यहाँ पे आपको सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू भी देखने को मिल जाता है। इनका काम एयर को लेकर आना और लंग्स के अंदर एंटर कराना। ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट और फाइनली जो एल्वुलाई बंदा है जिसका मेन काम है गैसियस एक्सचेंज करना, उसके पास एयर आ जाता है और उस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट करके निकाल देता है। सी द स्ट्रक्चर, सी द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। सी लैरिंग्स आपका ऊपर है, नीचे आके ट्रैकिया है, सी शेप का स्ट्रक्चर है, 16 to 20 सी शेप का स्ट्रक्चर। उसके बाद वो दो हिस्से आपके बटे जो दोनों लंग्स में एंटर करेंगे, राइट वाला हिस्सा और लेफ्ट वाला हिस्सा ट्रैकिया का। वहाँ पे आपको ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई देखने को मिल रहा है जो जाकर फाइनली एल्वुलाई में खुलते हैं। नाउ मूव करते हैं अब एल्वुलाई। लेकिन एल्वुलाई तक पहुंचने से पहले आप चैट बॉक्स ओपन करिए और चैट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे पूछने जा रही हूँ, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं? फास्ट, आई एम वेटिंग ऑन मैसेज। सभी का रिप्लाई आना चाहिए। कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है जिसे हम साउंड बॉक्स, सॉरी, एडम्स एप्पल कहते हैं या फिर साउंड बॉक्स कहते हैं? मैम फिर से क्वेश्चन बोलना। क्या फिर से रिपीट करूं? जी मैम। आंसर आ गया। रहीशुद्दीन नाम है शायद। वेरी नाइस। मैं यही पूछ रही थी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। फास्ट। I want this answer from every student. Only two student reply. Okay, leave it. So move to alveoli. So alveoli is very famous person, is very important person of this system because इसी का मेन काम है एयर को फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। सो एल्वुलाई आपका अटैच्ड होता है इतने सारे ब्रोंक्यूल से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, एल्वुलर डक्ट से, और लास्ट में जाकर ये एल्वुलाई आता है लंग्स के अंदर। सो ये आपके
लंग्स में इसका जो नंबर होता है वो होता है दोनों लंग्स मिला के 600 millions. The wall gradually becomes thinner until muscles and connective tissue fade out, leaving a single layer of simple squamous epithelial cells in the alveolar duct and alveoli. सो इनकी जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है मसल से भी, और ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज से. यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल जाएगा इनके डक्ट में, एल्वेलाई के और एल्वेलाई में. सो ये चारों तरफ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज से कवर होती है, जहाँ पे ये एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज करती हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और उसी मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या करती हैं, अपने एयर्स को एक्सचेंज करती हैं. ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो टू प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है फॉर्म्ड व्हेन द ट्रैकिया डिवाइड. जब ट्रैकिया डिवाइड होता है, एक ट्रैकिया राइट साइड में जाता है और एक ट्रैकिया लेफ्ट साइड में जाता है, तब जाके एक्चुअली इस ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल का फॉर्मेशन होता है. राइट ब्रोंकाई जो होती है वो थोड़ी सी छोटी और मोटी होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट, और ये डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में जब ये एंटर करती है राइट लंग्स में. और लेफ्ट वाली जो होती है ये डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी. अगर आपको एल्वेलाई देखना है तो आप एल्वेलाई के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं. ये एल्वेलाई का डायग्राम है, और यहाँ पे आप देखिए जो राउंड राउंड शेप का ग्रेप्स जैसा, अंगूर जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसी को हम एक्चुअली एल्वेलाई कहते हैं. और ये जो ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं एक बैग के अंदर है. वो बैग ना नेट जैसा बैग है, जैसे बॉल रखने के लिए हम नेट का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसा नेट जैसा बॉल है. और वो जो नेट जैसा बैग है उस बैग को एल्वेलर सैक कहते हैं. सैक मतलब होता है बैग. ऊपर से आप देखिए ब्रोंक्यूल अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद वो ब्रोंक्यूल जाकर फाइनली अटैच्ड हो रहा है एल्वेलाई डक्ट से. डक्ट के बाद आपके पास एल्वेलाई आ रहा है. नाउ हम बात करते हैं लंग्स की. लंग्स जो कि नंबर्स में 2 होते हैं, और लंग्स का जो लोकेशन है आपके बॉडी में कि लंग्स होता कहाँ है, वो आपका होता है मिड लाइन ऑफ थोरेसिक कैविटी. बिकॉज आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी 3 हिस्सों में बटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. सो जो लंग्स का लोकेशन होता है वो थोरेसिक होता है, क्योंकि आपके दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट पाया जाता है. हार्ट का लोकेशन बिटवीन बोथ लंग्स होता है. दैट्स वाई हम हार्ट को मेडियास्टियम कहते हैं. दे आर कोन शेप एंड हैविंग एन एपेक्स. लंग्स जो होता है वो कोन शेप का होता है, उसके ऊपर एक एपेक्स होता है, और इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर में एक बेस होता है, एक कोस्टल और एक मीडियल सरफेस होता है. इंफीरियर सरफेस जो होता है लंग्स का, वो बहुत ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा डायफ्राम के बॉर्डर से अटैच्ड होता है. डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक वी शेप का या यू शेप का, डोम शेप कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप उसको मसल्स कह सकते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. मीडियल सरफेस जो लंग्स का होता है वो कॉनकेव होता है, जहाँ पे इसके पास एक रफली ट्रायंगुलर शेप का एरिया होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं. विच इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एंटर और लीव करता है हाइलम वाले पार्ट में, जहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ड्रेन आउट होती है. ब्रोंकियल आर्टरी और वेन्स, लिम्फेटिक नर्व्स, ये सारी सप्लाई आपको हाइलम वाले पार्ट्स में देखने को मिल जाती है. द एरिया बिटवीन द लंग्स इज मेडियास्टियम. अभी मैंने आपको कहा 2 लंग्स के बीच में जो एरिया होता है वो आपका हार्ट का होता है, विच ऑक्यूपाइड बाय हार्ट. और वहाँ पे बहुत सारे वेसल्स, यानी सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, मैंने आपको हार्ट पढ़ाया हुआ है. और मैंने आपको बताया भी था शरीर के ऊपर वाले हिस्से से गंदा खून आपके हार्ट को सुपीरियर वीना कावा ला कर देता है, और शरीर के नीचे वाले हिस्से से गंदा खून लाकर आपके हार्ट को इंफीरियर वीना कावा देता है. तो ये दोनों ही टाइप्स ऑफ वेन्स होते हैं. तो ये लार्ज और एक सुपीरियर और एक इंफीरियर होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, इसोफेगस, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व, सब आपको इस जगह पे देखने को मिल जाते हैं. राइट लंग्स जो होता है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है. वही लेफ्ट लंग्स जो होता है वो आपका 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है. दैट्स वाई जो राइट वाला लंग्स होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट.
ठीक है। और आपको एक चीज़ और भी देखने को मिल जाता है कि जो इनको डिवाइड करते हैं उनको हम फीसर कहते हैं। अगर मैं वेट की बात करूँ तो एक एडल्ट पर्सन में, आप में और हम में, राइट लंग्स का जो वेट होता है अलग होता है, राइट और लेफ्ट का अलग होता है। राइट लंग्स का जो वेट होता है वो आपका होता है 375 टू 550 ग्राम। अगर एक एवरेज में लेके चले तो 450 ग्राम तक होता है। लेफ्ट लंग्स का जो वेट होता है वो 325 टू 450 ग्राम, एवरेज मान के चले तो 400 ग्राम। इसी के साथ लंग्स एक चारों तरफ से कवर से भी ढका होता है। इस कवर को हम कहते हैं प्ल्यूरा या फिर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। ये दो कवर होती है, बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, पैराइटल विजरल। और इन कवर्स के लेयर्स के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में बात करें तो इन्हें हम क्या कहते हैं, छाती का पानी कहते हैं। ठीक है, जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो इसी छाती का पानी में जब इन्फेक्शन होता है तो ये पानी बढ़ जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। चलिए इस फ्लूइड के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। कैविटी मतलब स्पेस, और जिस स्पेस में ये पानी होता है उसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। So the pleura consists of a closed sac of serous membrane which contains small amount of serous fluid. जो प्ल्यूरा होता है वो एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि एक बैग के अंदर होता है, मतलब कैविटी के अंदर होता है, जो बना होता है सीरस मेम्ब्रेन। यहीं पे ये प्ल्यूरा मतलब ये फ्लूइड स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। द लंग्स इज इन्वेजिनेटेड इनटू द सैक सो दैट इट फॉर्म टू लेयर्स। तो ये जो लेयर्स होती है, जो बैग होती है, इसमें दो लेयर्स होती है, विजरल और पैराइटल लेयर्स, और इसी के बीच में ये फ्लूइड होता है। पैराइटल और विजरल प्लूरल लेयर जो होती है ये कंटिन्यू आपके हाइलम ऑफ द लंग से अटैच्ड होती है। Pleural cavity is only a potential space, the two layer of pleura. Okay. हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पे टू लेयर्स ऑफ प्लूरा सेपरेटेड होती है क्योंकि वो फ्लूइड उसको सेपरेट करता है, और ये फ्लूइड एक काम भी करता है, लंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये जनरली आपके लंग्स को बचाता है, प्रिवेंट करता है घर्षण से। घर्षण मतलब घिसने से रोकता है, फ्रिक्शन से बचाता है जब आप सांस लेते हो ब्रीथिंग के ड्यूरेशन में। ये जो फ्लूइड होता है ये एपिथेलियल सेल से सेक्रेट होता है, मतलब एपिथेलियल मेम्ब्रेन के एपिथेलियल सेल से सेक्रेट होता है। ओके, सी द स्ट्रक्चर ऑफ होल डायग्राम ऑफ लंग्स एंड योर एयर पाइप, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। और एल्वलाई भी आप क्लियरली देख सकते हैं, एकदम लंग्स के अंदर लास्ट छोटे छोटे ग्रिप्स जैसा स्ट्रक्चर है जिसको एल्वलाई कहते हैं, इसी को हम फंक्शनल पार्ट कहते हैं ना। ये पूरा हमने रेस्पायरेशन कंप्लीट कर लिया, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि जब रेस्पायरेशन होता है तो मसल्स क्या होती हैं, कौन सी मसल्स होती हैं। सो जब एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, जब आपका चेस्ट फैलता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ऑकर एज रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे मौजूद होती हैं मांसपेशियाँ, मसल्स। सो मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से ड्यूरिंग रेस्पायरेशन आपका जो चेस्ट रीजन होता है वो एक्सपेंड करता है, जो कि वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। जो मेन मसल्स होते हैं यहाँ पे जो रेस्पायरेशन में आपकी हेल्प करते हैं वो है आपका डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। ड्यूरिंग ब्रीथिंग के वक्त में यही दोनों मसल्स आपकी हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फाइबर जो होती है वो डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है और आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है। लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स एबव द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब्स बिलो, और उसी दौरान जो रिब्स होती है उसकी जो बॉर्डर होती है नीचे और ऊपर की तरफ होती रहती है। द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स फाइबर जो होती है बेटा वो एक्सटेंड करके डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स एबव टू द अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स जाती है। और डायफ्राम यहाँ पे क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। डायफ्राम एक मसल्स है, डोम शेप का स्ट्रक्चर है जो आपके थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और एट ब्रीथिंग टाइम और इनहेल डायफ्राम जो होता है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड और अपवर्ड करता है, जिससे आपकी जो चेस्ट कैविटी का स्पेस होता है
वो बढ़ता है और लंग्स आपका फैल पाता है। ये कुछ मसल्स के नाम देख सकते हैं, जैसे स्टीनो क्लीडोमेटॉइड मसल्स है, स्कैलिन मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये डायफ्राम। ये कुछ 4 ऐसे मसल्स हैं जो रेस्पिरेशन में आपके हेल्प करते हैं। इस डायग्राम में डायफ्राम आपको मूव डाउन और मूव बैक दिखाई दे रहा है, मतलब आप जब सांस ले रहे हैं और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त में। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो जो लास्ट टॉपिक रह जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर आ रहा है और किस कैपेसिटी से आ रहा है, उसी को पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी कहा जाता है। सो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बताया गया है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एक अमाउंट ऑफ ऐसा एयर का ऐसा अमाउंट होता है जो पास होता है बाहर से अंदर और अंदर कह सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ। जब आपका लंग्स नॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर रहा है, जैसे अभी नॉर्मल जब ब्रीथिंग होती है उस ड्यूरेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर कर रहा है वो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, जो कि होता है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेलेशन के दौरान लंग्स जो है मैक्सिमम इंस्पायरेशन के थ्रू जो है रिजर्व कर पा रहा है, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3100, मतलब 3100 ml। एक होती है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें आपको देखने को मिलता है कि जिस कैपेसिटी से आपका जो लंग्स का alveoli है, ठीक है, वो एक्सपायरेशन के दौरान आप पर्टिकुलर जिस कैपेसिटी से वो एयर वॉल्यूम को स्टोर कर रहा है वो आपका क्या है? FRC है, जो कि 2.5 लीटर तक है। एक्सपायरेटरी में भी जस्ट ऑपोजिट। एक्सपायरेशन मतलब जब आप सांस छोड़ रहे हो, तो जब आप सांस छोड़ रहे हो तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर जितना आप एक्सपेल कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बाद, वो आपका ERV होता है, जो कि 1100 ml होता है मेल में, और फीमेल में 800 ml होता है। और वाइटल कैपेसिटी आप सबको टोटल अगर कर लो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि मूव आउट और मूव इन हुआ, वो आपका वाइटल कैपेसिटी हो जाता है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? सो ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड।